एब्रोपीटियो प्लेसेंटा पढ़ना है। कल वाले में प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट हो गया है। एब्रोपीटियो प्लेसेंटा यदि सामान्य रूप से स्थित यूट्रस के ऊपर अपर सेगमेंट में प्लेसेंटा का समय से पूर्व सेपरेशन हो जाना क्या कहा जाता है? एब्रोपीटियो प्लेसेंटा। अब इसमें प्लेसेंटा प्रीविया जो कल पढ़े थे, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या था? प्लेसेंटा का अपर सेगमेंट के बजाय कहाँ आकर के बन जाना? लोअर सेगमेंट में, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा अपर सेगमेंट पे ही रहता है और उसका क्या होता है, समय से पहले सेपरेशन चालू हो जाता है, यानी कि अलगाव जो है यूट्रस के साथ जो लगाव से रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, उसका अलगाव होना चालू हो जाता है, सेपरेट होना चालू हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? दर्द वाली ब्लीडिंग होती है। दर्द भी होता है और ब्लीड आउट भी होता है, क्योंकि सेपरेट होगा तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स टूट जाएंगे बीच में से, है ना, और ब्लीडिंग होने लगेगी। यह स्थिति जो है एब्रोपीटियो प्लेसेंटे या फिर एक्सीडेंटल हेमरेज भी कहलाती है। इसे एक्सीडेंटल हेमरेज, एल्वेलिटो प्लेसेंटी या फिर प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटल एब्रूपीसियन भी कहा जाता है, या फिर एब्रोपीटियो प्लेसेंटा भी कहा जाता है। तो इसमें से या तो एक्सीडेंटल हेमरेज या फिर एब्रोपीटियो प्लेसेंटा, ये दो चीज़ याद रखिएगा। ये इसका डेफिनेशन था। डेफिनेशन याद हो गया? यदि सामान्य रूप से स्थित प्लेसेंटा, है ना, सामान्य रूप से स्थित कहाँ पे होता है? अपर सेगमेंट में होता है ना, यूट्रस के अपर सेगमेंट में। तो सामान्य रूप से स्थित प्लेसेंटा का समय से पहले क्या होने लगना? सेपरेशन होने लगना। सेपरेशन आरंभ हो जाता है तो परिणाम स्वरूप दर्द युक्त ब्लीडिंग होती है। यह स्थिति एब्रोपीटियो प्लेसेंटे या फिर एक्सीडेंटल हेमरेज भी कहलाता है, या फिर एब्रोपीटियो प्लेसेंटा कहा जाता है। अब इसका 2 3 4 ठो नाम दे रखा है नीचे में। इसमें से सबसे सिंपल है आपका एक्सीडेंटल हेमरेज या फिर एब्रोपीटियो प्लेसेंटा। होने का कारण जो है एब्रोपीटियो प्लेसेंटा का वास्तविक एवं एकल कारण, कोई सिंगल कारण या फिर वास्तविक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, परंतु कुछ परिस्थितियों में इसके होने की संभावना अधिक रहती है। परिस्थिति क्या है कि पहले कोई बच्चा होना, है ना। दूसरा है गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तदाब, जिसको कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्पसिया, है ना, और एक्लेम्पसिया, दो ठो है। गर्भाशय में किसी प्रकार से चोट लगना, ट्रमा और स्ट्रोक टू यूट्रस है। प्लेसेंटल फैक्टर्स लाइक सिक प्लेसेंटा या फिर एबनॉर्मल प्लेसेंटा की कंडीशन रहेगी तो। सिक का मतलब क्या होता है? सिक का मतलब होता है बीमार। तो प्लेसेंटा में किसी कंडीशन से कोई बीमारी वगैरह हुई है तब, या फिर एबनॉर्मल प्लेसेंटा है तब। ये दो कंडीशन पे भी प्लेसेंटा एब्रोपीटियो हो सकता है। साउंड आ रहा है ना सबको? सुनीता आ गई? कहाँ गई थी सुनीता? सर डिलीवरी वाला आया था, ऑनलाइन किए थे, वहीं नीचे गए लेने। डिलीवरी हो रहा था किसका? ऐसा किसका डिलीवरी हो रहा था? सर मोबाइल ऑनलाइन किए थे ना, वही नीचे आया था। मोबाइल खरीद रही है। चलो अगला है सामान्य से अधिक एम्नियोटिक फ्लूइड का होना, पॉलीहाइड्रामिनियोसिस।
सामान्य से कम होना ओलिगोहाइड्रामिनियोस, है ना। सामान्य से अधिक होना पॉलीहाइड्रामिनियोस। स्त्री द्वारा कोकीन का उपयोग करने पे ड्रग एब्यूज वगैरह, कोकीन कोई भी नशा का चीज़ यूज करती है, ड्रग्स वगैरह, तो उसके वजह से भी हो सकता है। उसके बाद कंडीशन है अम्बिकल कॉर्ड का छोटा होना। सामान्यतः अम्बिकल कॉर्ड कितना होना चाहिए? हाँ, अम्बिकल कॉर्ड का छोटा होना। सामान्यतः अम्बिकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होनी चाहिए? सामान्यतः अम्बिकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर से छोटा रहेगा तो बच्चा मूव करेगा तो अपर सेगमेंट में जो प्लेसेंटा लगा हुआ है वहाँ से वो उखड़ सकता है ना। तो अम्बिकल कॉर्ड का छोटा होना ये एक कंडीशन है। स्पॉन्टुअस प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, SPROM। कल क्या पढ़े थे? EPROM, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, है ना। अब इसमें क्या है? स्पॉन्टुअस का मतलब होता है स्वतः ही प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि मैच्योर होने से पहले झिल्ली का फट जाना। उसके बाद यूट्राइन डिफेक्ट है, गर्भाशय में किसी प्रकार का विकार है, झटकों वाली यात्रा करते हैं, जर्किंग ट्रेवल्स, जैसे कि बाइक वगैरह पे या फिर कार वगैरह में ट्रेवल कर रहे हैं, रोड ज़्यादा ख़राब रहता है तो उस वाले कंडीशन पे। माँ के अंदर एनीमिया की कंडीशन है, खून की कमी वगैरह है तो उसके वजह से भी हो सकता है। पहले एबॉर्शन होने पे, अगर पहले किसी भी प्रकार का एबॉर्शन वगैरह हुआ है तो उस वाले कंडीशन पे भी हो सकता है। ये थे काउजेस, कारण हो गया। अब आते हैं टाइप पे। टाइप जो है एब्रूपिसियो प्लेसेंटा के कारण होने वाला रक्तस्राव की प्रकृति के आधार पे इसके निम्न प्रकार हैं। अरे चाबी वही जगह होता हो, खिड़की पर ले ले, खिड़की पर होता। सबसे पहला क्या है? रिवील्ड। सबसे पहला रिवील्ड है। ऊपर में देख लो, ऊपर में दोनों कंडीशन दिया हुआ है। रिवील्ड वाला भी यहाँ पे फोटो है ना, कौन से एलियो है, रिवील्ड है और मिक्स्ड है। कौन से एलियो या फिर हिडन जो कहते हैं वो है, रिवील्ड है, और दोनों का मिश्रित होना मिक्स वाली कंडीशन होती है। बुक में आप लोगों के प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रूपिटियो प्लेसेंटा कितने नंबर पेज पे है? पेज नंबर 95 पे है। पेज नंबर 95 पे है। आप लोगों के बुक में भी यही तीनों कंडीशन ही है ना? रिवील्ड है, कंसील्ड है और मिक्स्ड है, यही तीनों है ना। अब इसमें बुक में जो है बहुत छोटा छोटा सा दिया हुआ है कि इस प्रकार रिवील्ड का जो डेफिनेशन दिया है कि इस प्रकार के प्लेसेंटल एब्रूपिएशन में होने वाला समस्त रक्तस्राव योनि से बाहर निकल जाता है। यह स्थिति सामान्य रूप से पाई जाती है। इसमें अपरा किनारों से अलग होता है ना। किनारों से, किनारे जो होता है प्लेसेंटा जो जुड़ा हुआ रहता है उसका किनारा जहाँ से होता है वहाँ से सेपरेट होता है। और ये PDF में क्या है कि इस प्रकार के प्लेसेंटा एब्रूपिएशन में होने वाली संपूर्ण ब्लीडिंग योनि से होकर बाहर निकल जाती है, अर्थात ब्लीडिंग मेम्ब्रेन एवं डेसिडुआ के मध्य एकत्रित नहीं होता है, जमा नहीं होता है, और इसमें सेपरेशन पार्ट्रियल और मार्जिनल होता है। और यह स्थिति सबसे सामान्यतः पाई जाती है। साइड से उखड़ना, है ना, सबसे सामान्यतः पाई जाती है। कंसील्ड वाले में क्या है
कि इस प्रकार के प्लेसेंटल एब्रूपिशियन में होने वाली संपूर्ण ब्लीडिंग्स मेम्ब्रेन एवं डेसिडुआ के मध्य एकत्रित होती है। पहले वाले में क्या था, रिवील्ड वाले में एकत्रित नहीं होती है। इस वाले में क्या है, एकत्रित होती है, जिसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे थक्का का निर्माण, क्लॉट का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण दर्द उत्पन्न होता है। प्रायः इस प्रकार के प्लेसेंटा एब्रूपिशियन में सेपरेशन जो है वो सेंट्रल में होता है, सेंटर में होता है, बीच में होता है। कंसील्ड में कहाँ पे होगा, कंसील्ड में सेपरेशन जो है बीच में होता है। साउंड आ रहा है ना मेरा सबको? बहुत कम साउंड आ रहा है सर मेरी तरफ, पता नहीं क्यों। बहुत कम साउंड आ रहा है, किसको किसको? मेरे को आ रहा है, हम लोग को आ रहा है सर। हम लोगों को आ रहा है। अपरजिता आप एक बार कट करके फिर से ज्वाइन करके देखिए। रिवील्ड वाला कंडीशन समझ में आया? रिवील्ड में क्या होता है, रिवील्ड में प्लेसेंटा जो है सेपरेशन जो होगा वो साइड साइड से होगा, है ना, किनारों से। कंसील्ड में क्या होगा, सेपरेशन जो है बीच में से होगा। रिवील्ड वाले में ब्लड जो है वो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि साइड से जो सेपरेशन होता है तो साइड से ब्लीड जो है वो आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। किनारे से कट के बाहर फट के जो फट बोल रहे हैं, किनारे से जो उखड़ करके अलग होता है तो वहाँ से जो ब्लीडिंग है वो बाहर निकल जाती है। लेकिन कंसील्ड वाले में क्या है कि वो जो प्लेसेंटा है वो बीच में से उखड़ता है, बीच में से उखड़ने के कारण वहाँ से ब्लीडिंग बाहर की ओर नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जमा होकर के क्लॉट कर जाता है और क्लॉट के कारण दर्द होता है ना। और इसमें सामान्यतः जो केस मिलते हैं देखने के लिए, तो सामान्यतः कौन से वाले केस मिलते हैं, रिवील्ड वाले। कंसील्ड वाले केस जो है यह स्थिति बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिक्स पे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के एब्रूपिशियन में होने वाली ब्लीडिंग का कुछ भाग मेम्ब्रेन्स एवं डेसिडुआ के मध्य एकत्रित होता है, जबकि इस ब्लीडिंग का कुछ भाग योनि से होकर के बाहर की ओर निकल जाता है। यानी कि रिवील्ड और कंसील्ड दोनों क्या है, इस कंडीशन में अप्लाई हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं, मिक्स कहेंगे। दोनों कंडीशन मिलेगी तो मिक्स हो गया ना। एब्रूपिशियो प्लेसेंटा का श्रेणीकरण, ग्रेडिंग ऑफ द एब्रूपिशियो प्लेसेंटा पढ़ेंगे तो प्लेसेंटल एब्रूपिशियन की डिग्री एवं उपस्थिति लक्षणों के आधार पर इसे निम्न ग्रेड्स में बांटा गया है। सबसे पहले ग्रेड 0 है, इसमें सामान्यतः चिकित्सीय लक्षण अनुपस्थित रहते हैं एवं इसका पता डिलीवरी के बाद ही चलता है। चिकित्सीय लक्षण अनुपस्थित है तो आपको दवाई चिकित्सा की कोई ज़रूरत नहीं है ना। चिकित्सीय लक्षण क्या है, अनुपस्थित है। ग्रेड 0। ग्रेड 1 जो है इसमें निम्न लक्षण उपस्थित होते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष या फिर रिवील्ड ब्लीडिंग प्रायः कम होती है। प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष का मतलब क्या, डायरेक्ट, है ना। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, या फिर रिवील्ड वाले कंडीशन में ब्लीडिंग डायरेक्ट आ जाती है ना, बाहर जमा नहीं ना होती है। हाँ, तो प्रत्यक्ष या फिर रिवील्ड ब्लीडिंग जो है प्रायः कम होती है। गर्भाशय में सूजन एवं तनाव की उपस्थिति निश्चित नहीं होती है। फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट साउंड जो है FHS ठीक रहता है। आघात अनुपस्थित रहता है, आघात वाली कंडीशन जो है अनुपस्थित रहती है। अब देखो इसमें रिवील्ड ब्लीडिंग प्रायः कम होती है, ब्लीडिंग कम होगी तो जिसके वजह से बाद बाकी कंडीशन जो है वो ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सेस ब्लीडिंग हो जाएगी तभी तो आघात वाली कंडीशन, शॉक वाली कंडीशन उत्पन्न होती है। हाइपोवोलेमिक शॉक उत्पन्न हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग लॉस हो जाएगा तो।
उसके बाद ग्रेड 2 आता है। इसमें निम्न लक्षण उपस्थित रहते हैं। ब्लीडिंग तुलनात्मक अधिक होती है। ग्रेड 1 के तुलनात्मक क्या होगी? ब्लीडिंग ज़्यादा होगी ग्रेड 2 में। गर्भाशय में सूजन एवं तनाव उपस्थित रहते हैं, जो कि ग्रेड 1 में उपस्थित नहीं थे। ग्रेड 1 में तनाव एवं सूजन नहीं था ना। ग्रेड 2 में तनाव एवं सूजन जो है उपस्थित होते हैं। फेटल डिस्ट्रेस के लक्षण उपस्थित होते हैं, परंतु इसमें भी शॉक अनुपस्थित रहता है। तुलनात्मक रूप से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, लेकिन एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होती है, जिसके वजह से शॉक का जो कंडीशन है वो अनुपस्थित रहता है। फेटल डिस्ट्रेस वगैरह उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि गर्भाशय में सूजन होता है ना, जिसके वजह से फेटल डिस्ट्रेस की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद आते हैं ग्रेड 3 पे। ग्रेड 3 जो है, ब्लीडिंग अत्यधिक होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि यह रिवील्ड हो। गर्भाशय में अत्यधिक सूजन एवं तनाव उपस्थित होता है। इसमें शिशु की मृत्यु हो चुकी होती है, आघात उपस्थित होता है, शॉक वाली कंडीशन उपस्थित होती है, क्योंकि ब्लीडिंग की मात्रा क्या होती है? अत्यधिक होती है। कोगुलेशन डिफेक्ट, एनुरिया एवं प्रोटेन्यूरिया उपस्थित होता है। यह सबसे घातक श्रेणी होता है। सबसे खतरनाक ग्रेड जो है वो कौन सा है? ग्रेड 3। ग्रेड 1 और 2 जो है वो किस में रहेगा? ग्रेड 1 और 2 को माइल्ड में रखेंगे। ग्रेड 2 और 3 को मेजर में रखेंगे, सीवियर में, है ना। 2 और 3 में से अभी देखो 1 और 0 और 1 को कहाँ पे रखे हैं? माइल्ड पे रखे हैं। 2 और 3 में डिफरेंस अगर करना है तो इसमें से एक ठो मॉडरेट कर सकते हैं ग्रेड 2 को, है ना, और ग्रेड 3 को सीवियर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेड 3 जो है बहुत खतरनाक घातक श्रेणी है, सीवियर कंडीशन जिसको कहते हैं। स्पेशल पॉइंट जो है इसमें, यदि ब्लीडिंग अल्प मात्रा में होती है, अल्प का मतलब कम मात्रा में, एवं यह कंसील्ड होती है, तब इस स्थिति में ब्लड मेम्ब्रेन्स एवं डेसिडुआ के मध्य एकत्रित हो जाता है। यह स्थिति रेट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा भी कहलाती है। ब्लीडिंग अंदर ही होकर के अंदर ही क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। पढ़े है ना अभी ये वाला कंडीशन, कंसील्ड वाला। इसमें क्लॉट का निर्माण हो जाता है, प्लेसेंटा बीच से छूटने लगता है, सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल होता है सेपरेशन। चिकित्सीय लक्षण जो है इसमें, एब्रूपेटियो प्लेसेंटा में प्रकट होने वाले लक्षण होने वाली ब्लीडिंग की मात्रा के समानुपात में होते हैं, एवं ये स्थिति पर निर्भर करते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे रिवील्ड वाला। रिवील्ड में क्या है? वजाइनल ब्लीडिंग होती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, दर्द हो सकता है। ब्लीडिंग जो है कंटिन्यूअस एवं डार्क होती है। स्किन कलर होने वाली ब्लीडिंग की मात्रा पे निर्भर करता है। यदि ब्लीडिंग अधिक होती है तो स्किन का कलर पेलर हो जाता है, यानी कि पीला हो जाता है। प्री इक्लेम्पसिया के लक्षण उपस्थित होते हैं, हाइपरटेंशन वगैरह उपस्थित हो जाते हैं। यूट्रस का हाइट ठीक होता है। एफएचएस सामान्यतः उपस्थित होता है। फेटल हार्ट साउंड जो है वो आपको मिल जाएगा। फेटल पार्ट्स आसानी से अनुभव किए जा सकते हैं 3 बजे के बाद। फेटल पार्ट्स जो हैं आसानी से अनुभव किए जा सकते हैं। यूरिन में परिवर्तन ग्रेड के अनुसार होता है। हीमोग्लोबिन लेवल सामान्य से थोड़ा कम होता है। महिला की सामान्य स्थिति ठीक होती है या फिर होने वाली ब्लीडिंग की मात्रा के अनुसार होती है। यह था आपका रिवील्ड वाला कंडीशन, चिकित्सीय लक्षण जो है रिवील्ड वाला कंडीशन पे। अब इसमें देखिए सबसे पहला क्या दिया है? वजाइनल ब्लीडिंग जो है क्या हो गया? सब लोग सो गए? जगह है, साउंड नहीं आ रहा है किसी का, तो हमें लगा सो गए होंगे सब लोग।
आ रहा है ना आ रहा है ना सबको सबको साउंड? रिवील्ड वाले में रिवील्ड क्या वाले है? में क्या वजाइनल है? ब्लीडिंग वजाइनल ब्लीडिंग होती है। और दूसरा है दूसरा एब्डोमिनल है डिस्कम्फर्ट। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। एब्डोमिनल एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट आपको आपको महसूस क्यों होगा? महसूस क्यों दर्द होगा? की वजह दर्द से। की वजह से। दर्द होता है, दर्द होता है ना? जिसके वजह से जिसकी वजह से पेट में आपको ऐंठन वगैरह महसूस होगी, जकड़न वगैरह महसूस होती है। एब्डोमिनल एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आपको होगा। महसूस होगा। ब्लीडिंग ब्लीडिंग कंटिन्यू कंटिन्यू होती है एवं होती डार्क है। होती है। उसके बाद क्या उसके था? बाद क्या था? स्किन कलर स्किन कलर होने वाली ब्लीडिंग की मात्रा पे करता है। निर्भर ज़्यादा करता है। ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी ब्लीडिंग तो हो स्किन जाएगी का तो कलर स्किन क्या का है? कलर पैलर क्या हो है? जाएगा, पैलर हो यानी कि जाएगा, यानी कि पीला हो जाएगा। पीला हो जाएगा। प्री प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया के लक्षण होते हैं। उपस्थित होते हैं। अब इसमें क्या अब होता इसमें है? क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है। ब्लड हाइपरटेंशन होता प्रेशर है। जो है ब्लड प्रेशर जो है हाई रहता हाई है। रहता है। यूट्रस की हाइट यूट्रस जो की है हाइट आपको जो है ठीक आपको ठीक आप जब करेंगे तो मेजरमेंट करेंगे फंडस तो हाइट फंडस हाइट जो है वो नॉर्मल ही मिलेगी, आपको ठीक रहेगी। एफएचएस सामान्यतः उपस्थित मिल जाएंगे। बच्चे का हार्ट साउंड। बच्चे के फेटल पार्ट्स को आसानी से आप अनुभव कर सकते हैं। यूरिन में परिवर्तन ग्रेड के अनुसार होता है। क्योंकि अभी ये जो ग्रेड 3 में पढ़े हैं, एनूरिया या फिर प्रोटीन यूरिया, ये सब ग्रेड 3 में जा करके होता है। तो वही है कि यूरिन में परिवर्तन किसके हिसाब से? ग्रेड के अनुसार से होता है। हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन जो है सामान्य से थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है ना? और है ना? महिला की और महिला सामान्य स्थिति ठीक होती है या फिर होने वाली ब्लीडिंग की मात्रा के अनुसार होती है। ब्लीडिंग अगर कम हो रहा है तो स्थिति ठीक रहेगी। ब्लीडिंग अगर मध्यम दर्जे का है तो दिक्कतें भी मध्यम दर्जे की आएंगी। ब्लीडिंग अगर ज्यादा मात्रा में होती है तो शॉक वाली कंडीशन वगैरह भी उत्पन्न हो जाती है। साउंड आ रहा है ना सबको? साउंड आ रहा है कि साउंड आ नहीं रहा आ है रहा कि है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। बोलते रहिए। बोलते रहिए। कंसील्ड कंसील्ड और मिक्स्ड वाले पे देखते हैं। ये तो रिवील्ड वाला था। कंसील्ड या फिर मिक्स वाले को देखेंगे तो पेनफुल ब्लीडिंग हो सकती हो है, सकती है, दर्दनाक। दर्दनाक। अब दर्द तो इस दर्द वाले तो में इस भी था, वाले में भी था, रिविल्ड रिविल्ड वाले में भी। लेकिन लेकिन दर्द की प्रवृत्ति जो है रिविल्ड में कम रहती है है ना? लेकिन कंसील्ड और मिक्स वाले में ज्यादा रहती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? ब्लड जो है क्लॉट करके जमा होता है जमा इसकी होता है, वजह से। इसके वजह से। एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। वजाइनल ब्लीडिंग तुलनात्मक रूप से कम या फिर अनुपस्थित होती है। ब्लीडिंग डार्क कलर की होती है एवं इसमें सस्लेम स्त्राव उपस्थित रहता है। म्यूकस वगैरह उपस्थित रहता है। म्यूकस डिस्चार्ज कहते हैं ना सस्लेम स्त्राव को। तो इसमें सबसे पहले था ब्लीडिंग जो है पेनफुल होता है। ब्लीडिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। वजाइनल दर्द की वजह से डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। वजाइनल कम या ब्लीडिंग अनुपस्थित भी हो सकती है। कम और अनुपस्थित होने का रीजन क्या होता है? क्योंकि ब्लड जो है वो हेमरेज करके अंदर ही जमा हो जाता है, क्लॉट कर जाता है ना? ब्लीडिंग डार्क कलर की होती है। अगर होगी भी तो डार्क कलर की होगी। इसमें सस्लेमा रक्त स्त्राव वगैरह उपस्थित रहेंगे। आघात की संभावना अधिक रहती है। प्री एक्लेम्सिया के लक्षण हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, ये मौजूद रहेगा। उपस्थित होने की संभावना अधिक रहती है। यूट्रस की हाइट अनावश्यक रूप से बड़ी हो सकती है। ऐसा कंसील्ड ब्लीडिंग के कारण भी होता है।
यूट्रस अधिक कठोर एवं सूजन युक्त हो सकता है। बच्चे का हार्ट साउंड फीटल हार्ट साउंड जो है वो अनुपस्थित होने की संभावना अधिक होती है। फेटल पार्ट को फीड करना तुलनात्मक रूप से कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि यूट्रस में सूजन हो जाता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज रहता है, रोगी की जनरल कंडीशन खराब रहती है, एनीमिया के लक्षण अधिक प्रभावी होते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। फेटल डेथ भी हो सकती है। फेटल डेथ हो सकती है। आगे डायग्नोसिस जो है इसके निदान करने के लिए उपस्थित लक्षणों की जांच की जाती है, जैसे कि पेनफुल ब्लीडिंग जो हो रहा है उसमें दर्द भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका हम डायग्नोस करेंगे। प्री एक्लेम्सिया के फीचर्स को देखा जाएगा कि प्री एक्लेम्सिया के कितने लक्षण उत्पन्न मौजूद हैं महिला के ऊपर। एनीमिया के कंडीशन को देखा जाएगा। यूट्रस के टेंस, टेंडर एंड हाइयर को देखा जाएगा। उसके सॉफ्टनेस को चेक करते हैं, है ना। दूसरा क्या है कि हाइट वगैरह देखते हैं, फंडस हाइट वगैरह नॉर्मल है कि नहीं है। एफएचएस अनुपस्थित होना, ये डायग्नोस करेंगे बच्चे का फेटल हार्ट साउंड है उपस्थित है कि अनुपस्थित है। यूरिन आउटपुट डिक्रीज, इसको चेक करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ एग्जामिनेशन भी किए जाते हैं, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी की जा सकती है, ब्लड एग्जामिनेशन है, यूरिन एग्जामिनेशन है और एक्सरे ईटीसी वगैरह है। तो ये आवश्यकता के हिसाब से हम जांच कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट पे आते हैं। एब्रोपिटियो प्लेसेंटा का सामान्य प्रबंधन प्लेसेंटा प्रीविया के समान ही होता है, जबकि लक्ष्यात्मक प्रबंधन कंडीशन पे निर्भर करता है। अब इसमें भी प्लेसेंटा प्रीविया में भी पढ़ के आए थे, जनरल मैनेजमेंट पढ़े थे ना। इसमें भी सामान्य प्रबंधन है, जनरल मैनेजमेंट है। तो सर्वप्रथम रोगी की जनरल कंडीशन का असेसमेंट करना, समय समय पर रोगी के वाइटल साइंस जो कि टीपीआर और बीपी है उसको नोट करना और रिकॉर्ड करना। यदि किसी प्रकार का वेरिएशन इनमें प्रकट होता है, जब प्रॉम्प्टली इसके बारे में चिकित्सक को इन्फॉर्म करना चाहिए। किसी भी प्रकार का ऊपर नीचे आपको दिखता है वाइटल साइन में होते हुए, तो आप किसको बताएंगे? चिकित्सक को, डॉक्टर को सूचित करेंगे। इसके साथ ही फेटल कंडीशन का भी नियमित असेसमेंट किया जाता है। प्लेसेंटल एब्रोपिशियन में के होने के कारण होने वाली ब्लीडिंग की मात्रा का असेसमेंट किया जाता है। इसे तो रोगी द्वारा यूज किए गए पैड्स का निरीक्षण करते हैं। तो ब्लीडिंग की मात्रा को काउंट करने के लिए पैड को हम काउंट करते हैं। रोगी का हॉस्पिटलाइजेशन करने के बाद आवश्यक सभी परीक्षण, जैसे कि जो भी टेस्ट वगैरह है, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, सोनोग्राफी है, एक्सरे, जो भी टेस्ट वगैरह है वो कर लेने चाहिए एवं स्थिति का सही तरह से आकलन कर लेना चाहिए, जिससे भविष्य में किए जाने वाले उपचार की रूपरेखा को तैयार किया जा सके। तो जब हम डायग्नोसिस करेंगे उसी के बेस पे उसका इलाज करेंगे ना। जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक इलाज किसके बेस पे करेंगे? तो इसके लिए जो भी टेस्ट वगैरह है उसको करवा लेना चाहिए। रोगी को आईवी फ्लूइड दिए जाने चाहिए एवं यदि आवश्यक हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पूर्व रोगी की पहचान, ब्लड ग्रुपिंग एवं आवश्यक रिकॉर्ड अवश्य तैयार करना चाहिए। अब स्थिति के अनुसार प्रबंधन किया जाता है। दूसरा पहला हो गया जनरल मैनेजमेंट। दूसरा एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव में सबसे पहला क्या था? रिवील्ड, है ना। तो अगर रिवील्ड एब्रोपिशियो प्लेसेंटा की स्थिति है तो उसमें निम्नानुसार प्रबंधन किया जाता है। यदि प्रसव आरंभ हो चुका है तो इस स्थिति में लेबर हेतु आवश्यक तैयारी करनी चाहिए। अगर लेबर स्टार्ट हो गया है तो ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, है ना। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया जाता है। मेम्ब्रेन को खुद से रप्चर करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से रप्चर करते हैं। प्रसव के दौरान सभी आवश्यक उपकरण रेडी रखने चाहिए।
इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्रसव एक वेल स्किल्ड मिडवाइफ द्वारा करवाना चाहिए, जो अच्छी तरह से ट्रेंड है। यदि आवश्यक हो तो रोगी एवं शिशु का रिसेक्शन भी किया जाना चाहिए। नवजात शिशु की पर्याप्त देखभाल भी की जानी चाहिए। तो ये प्रसव आरंभ हो चुका है तब वाली कंडीशन है। अगर प्रसव आरंभ नहीं हुआ है तो क्या क्या करेंगे? यदि पेशेंट में लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है तो इस स्थिति में दो स्थितियां हो सकती है। सबसे पहला प्रेगनेंसी है, ये 37 सप्ताह से कम की है ना, या फिर प्रेगनेंसी दूसरी कंडीशन क्या होगी? प्रेगनेंसी इज मोर देन 37 वीक। एक तो कम एक तो ज्यादा। तो 37 सप्ताह से कम रहेगी तो और या फिर ज्यादा रहेगी तो यहाँ पे कौन सा साइन है? ज्यादा का है ना। इस प्रकार की स्थिति होने पे 37 सप्ताह से अगर ऊपर की है तो इस प्रकार की स्थिति होने पे इंडक्शन ऑफ लेबर यानी कि प्रसव के लिए प्रेरित किया जाता है। इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है। 37 सप्ताह से ऊपर है तो डिलीवरी आप करवा सकते हैं, है ना। इसके लिए प्रेरित करके प्रसव कराना, तो इसको कहते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है एवं शिशु की डिलीवरी कराई जाती है। अब देखिए प्रेगनेंसी अगर 37 सप्ताह से कम का है, 37 सप्ताह से ऊपर हो गया है तो क्या करेंगे? उसको हम डिलीवर करा देंगे। लेकिन 37 सप्ताह से कम का है अर्थात रिवील्ड प्लेसेंटल एप्रोप्रिएशन की स्थिति में गर्भावस्था के 37 सप्ताह से कम अवधि की होने पर यदि ब्लीडिंग सीवियर नहीं होती है, ब्लीडिंग सीवियर नहीं होती है तब गर्भावस्था के दौरान रोगी की उचित देखभाल की जाती है एवं सभी जटिलताओं से निपटने के उपाय तैयार रखे जाते हैं एवं गर्भावस्था को 37 सप्ताह तक लाया जाता है ना, जिसके परिणाम स्वरूप शिशु को मैच्योर बेबी करा करके जन्म सुनिश्चित किया जा सके। 37 सप्ताह को पहले हो जाएगा तो प्री मैच्योर रहेगा ना। हाँ सर हो जाएगा। 37 सप्ताह से पहले रहेगा तो प्री मैच्योर बेबी रहेगा। उसको क्या करेंगे कि 37 सप्ताह होने तक उसकी देखभाल करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह को संभालते हैं। किसी भी प्रकार की जटिलता होने पे उसका तुरंत से उपचार किया जाता है ना। और पेशेंट को बच्चे को मैच्योर करा करके 37 सप्ताह के बाद क्या करते हैं? जन्म को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि ब्लीडिंग मात्रा में नहीं होगी तो इसमें जो कंडीशन है ब्लीडिंग जो है वो सीवियर मात्रा में नहीं होगी। ब्लीडिंग अगर सीवियर मात्रा में नहीं होगी तो यदि ब्लीडिंग जारी रहती है तब इमरजेंसी कंडीशन का ध्यान रखते हुए अविलंब लेबर आरंभ कराया जाता है एवं शिशु की डिलीवरी करा दी जाती है ना। अगर ब्लीडिंग जो है सीवियर मात्रा में हो रही है, बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे? बच्चे की डिलीवरी करा देंगे। अगर सीवियर मात्रा में नहीं है, ब्लीडिंग कम होती है तो उस वाले कंडीशन में कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए उसका उपचार करते हुए कोशिश करेंगे कि प्रेगनेंसी को 37 वीक्स तक कैरी किया जाए, है ना। तो 37 सप्ताह तक अगर महिला प्रेगनेंसी कैरी कर जाती है तो बच्चा जो है प्री मैच्योर ना होकर के मैच्योर होगा। मैच्योर होगा तो उसमें क्या है? बच्चे के अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं प्री मैच्योर बेबी में, है ना। तो वो कॉम्प्लिकेशन से उसको बचाया जा सकता है। अगला क्या है? कंसील्ड एप्रोप्रिएटिव प्लेसेंटा, इसको हिडन भी कहते हैं, कंसील्ड भी कहते हैं। अब तक किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट हो चुका है कि कंसील्ड और मिक्स्ड एप्रोप्रिएटिव प्लेसेंटा की स्थिति अत्यंत घातक होती है। अतः इस स्थिति में रोगी को सपोर्टिव मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हुए इंडक्शन ऑफ लेबर कराया जाता है। यदि स्थिति अत्यंत गंभीर होती है एवं शिशु की डेथ होने की संभावना हो या फिर हो चुकी होती है तो सिजेरियन सेक्शन भी किया जाता है। या तो बच्चा मरने वाले कंडीशन पे है या फिर मर चुका है तो क्या करेंगे? सिजेरियन सीएस करेंगे, सिजेरियन सेक्शन, है ना।
ऐसे केसेस में ब्लीडिंग जो है अनियंत्रित रूप से होती है एवं महिला का जीवन खतरे में हो तो सर्जरी द्वारा गर्भाशय को शरीर से अलग कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी भी कही जाती है ना। सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी हिस्टेरेक्टोमी का सर्जरी के द्वारा बच्चे के साथ गर्भाशय को भी क्या कर देना, निकाल देते हैं। तो फिर वो माँ फिर नहीं ना बन सकती है, हाँ दोबारा तो माँ नहीं बन सकती है फिर। उसका यूट्रस पूरे कहाँ बनेगी? यहाँ पे यूट्रस को निकाल दी तो माँ कैसे बनेगी? नहीं बन सकती है। नहीं बन सकती है। चलिए मैनेजमेंट है नीचे। मैनेजमेंट में क्या है? एब्रोपेटियो प्लेसेंटा है। एब्रोपेटियो प्लेसेंटा की कंडीशन। अब इसमें देखिए पेशेंट आपके पास आया है, ये सब जो डायग्राम होता है ना इसको समझने की कोशिश किया कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है एब्रोपेटियो प्लेसेंटा, ये केस लेकर के पेशेंट आपके पास आया है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो पहले तो आप चेक करेंगे कि ये प्लेसेंटा एब्रोपेटियो है कौन सा है। रिवील्ड वाला कंडीशन है कि कंसील्ड वाला कंडीशन है, या मिक्स वाला कंडीशन है ना। पहले तो ये स्थिति चेक करेंगे। अब देखो इस वाले स्थिति के होने के साथ क्या होगा? इंडक्शन ऑफ लेबर होगा। कुछ केस में हिस्टेरेक्टोमी भी की जाती है और इसमें भी एक और कंडीशन है कि सीएस भी करते हैं। बच्चा अगर मरने वाले कंडीशन पे है, मर चुका है, तो इसमें क्या कर देते हैं? सीएस सिजेरियन सेक्शन कर दिया जाता है। अब सिजेरियन सेक्शन और जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सीवियर ब्लीडिंग वगैरह होते रह जाती है तो उसमें हिस्टेरेक्टोमी कर देते हैं। संपूर्ण यूट्रस को क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो इस वाले में तो आपका सिंपल है ना। मिक्स्ड या फिर कंसील्ड रहेगा तो इंडक्शन ऑफ लेबर प्रसव के लिए प्रेरित करेंगे, है ना। बच्चा जीवित है या फिर जीवित है, मरने के कंडीशन पे है, मर चुका है, तो कौन सा होगा इस पे? सीएस करेंगे, है ना। दूसरा है कि अगर ब्लीडिंग तब पर भी नहीं रुकती है, बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती है, तो हिस्टेरेक्टोमी कर देंगे। तो हिस्टेरेक्टोमी सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी कर दी जाए। अब ये तो हो गया इसका मिक्स्ड और कंसील्ड का। अब आते हैं रिवील्ड पे। रिवील्ड पे ये पेशेंट है तो इसमें पढ़ के आए हैं कि दो कंडीशन होती है। लेबर आरंभ हो चुका होता है या फिर लेबर आरंभ नहीं हुआ है। दो कंडीशन आती है। अब इसमें लेबर अगर आरंभ हो चुका है तो एआरएम, है ना। दूसरा है एआरएम का मतलब समझ में आया? आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है ना। तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे प्लस ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाएंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर को चालू करेंगे, यानी कि प्रसव के लिए प्रेरित करेंगे। और उसके बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी, बच्चे को डिलीवर करवा देंगे। अगर लेबर आरंभ नहीं हुआ है तो क्या करेंगे? तो इसमें भी दो कंडीशन है। प्रेगनेंसी अगर 37 सप्ताह से कम की है या फिर ज्यादा की है ना। तो अब देखो कम की रहेगी तो कम वाले में नीचे आएंगे। अगर 37 सप्ताह तक हो चुका है, 37 सप्ताह से ऊपर है तो क्या कर देंगे? प्रेरित करके प्रसव को करा देंगे, यानी कि इंडक्शन ऑफ लेबर। क्योंकि 37 सप्ताह के बाद बच्चा क्या हो चुका है? मैच्योर हो चुका है ना। तो इसमें हम इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। अगर 37 सप्ताह से कम की है तो 37 सप्ताह से कम की है तो इसमें भी दो कंडीशन होती है। या तो ब्लीडिंग कम मात्रा में हो, एब्सेंट हो, नहीं हो, या फिर कम मात्रा में हो, और ब्लीडिंग सीवियर कंडीशन पे हो। कम मात्रा में होगी तो प्रेगनेंसी को 37 सप्ताह तक लाया जाएगा।
ब्लीडिंग absent रहे या फिर कम मात्रा में रहे तो प्रेगनेंसी को कहाँ तक कम से कम 37 सप्ताह तक कैरी किया जाता है ना। तो तो 37 सप्ताह के दौरान होने वाली जटिलताएं, उसके उपचार, इन सबको ध्यान में रखते हुए मदर को केयर दी जाती है। अगर ब्लीडिंग सीवियर कंडीशन पे होती है तो इसमें भी बस एक ही ऑप्शन है, इंडक्शन ऑफ लेबर। प्रेरित करके क्या करा देना, डिलीवरी प्रेरित करा करके प्रसव करा देना। और इसमें भी इंडक्शन ऑफ लेबर है, तो 37 सप्ताह तक लाने के बाद ब्लीडिंग अगर कम है या फिर एब्सेंट है तो 37 सप्ताह तक लाया जाता है। और लाने के बाद भी इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं, यानी कि प्रेरित करके प्रसव को करा देते हैं। वेट नहीं करते हैं कि लेबर पेन होगा तब कराएंगे, ये होगा तब कराएंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। इसके लिए 37 सप्ताह होने तक का इंतजार करते हैं। 37 सप्ताह से ऊपर जाता है तो लेबर करा दिया जाता है। समझ में आया ये वाला चार्ट? ये चार्ट में अभी ऊपर जितना पढ़ के आई हो पूरा इसी चार्ट में समझाया हुआ है हाँ सर, यस सर। तो डायग्राम वगैरह ध्यान में रखा कीजिए, इसी से याद होता है। कहते हैं कैसे याद होगा सर, इतना इसी से याद होता है। इतना बड़ा डायग्राम तो याद हो ही जाएगा। हाँ हो जाएगा। प्रिवेंशन जो है बचाव कैसे किया जाएगा, तो एब्रोपेटियो प्लेसेंटा को एक्सीडेंटल हेमरेज के नाम से भी जाना जाता है। अतः सर्वप्रथम इसकी रोकथाम करना अत्यंत आवश्यक है। इसकी रोकथाम हेतु मिडवाइफ को निम्न कार्य मिडवाइफ जो है निम्न कार्य कर सकती है। सबसे पहला काम क्या है, मिडवाइफ के रोगी को एब्रोपेटियो प्लेसेंटा के रिस्क फैक्टर्स के बारे में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरा है रोगी को जर्किंग ट्रेवल से बचने के लिए कहना चाहिए एवं बस यात्रा के स्थान पे रेल यात्रा करने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं सर। रोगी को उत्तम एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करना चाहिए। प्रसव पूर्व जांच जो है वो भी अच्छे दर्जे का और समय समय पे प्रोवाइड करना चाहिए, बताना चाहिए एंटीनेटल केयर आने के लिए और दिख पाने के लिए। रोगी को वेल न्यूट्रिशनल डाइट लेने हेतु प्रोत्साहित करते हैं एवं मेल न्यूट्रिशन की रोकथाम एवं उपचार हेतु बैलेंस डाइट जो कि गर्भवती महिला को दी जाती है, निर्धारित की गई होती है, प्रोवाइड की जाती है। शरीर में एनीमिया की रोकथाम करने के लिए फेरस सल्फेट की टैबलेट सही समय पर 100 दिन तक रोगी को प्रोवाइड की जानी चाहिए एवं हरी पत्तेदार सब्जियां उपयोग में लेने हेतु भी प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद एब्रोपेटियो प्लेसेंटा का जितने जल्दी हो सके पता लगाना चाहिए, क्योंकि इससे रोगी को सही समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है एवं उत्पन्न होने वाली जटिलताओं की रोकथाम की जा सकती है। कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ने से रोका जा सकता है। सही समय पे इसको क्या करना चाहिए, पता लगा कर उपचार देना चाहिए। रोगी को फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी प्रोवाइड की जाती है। किसी भी प्रकार के ट्रामास को अवॉइड करना नहीं चाहिए। ये यहाँ पे चाहिए लिख दिया है, अवॉइड नहीं करना चाहिए। अब चलिए प्लेसेंटा प्रीविया एवं एब्रोपेटियो प्लेसेंटा में अंतर दिया हुआ है। यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया का है और यहाँ पे एब्रोपेटियो प्लेसेंटा का कारण रिस्क फैक्टर जो है क्या हो सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया में प्रीवियस एब्रोपेशियन होता है, हाइपरटेंशन होता है, मैटरनल फेटल ट्रॉमा हो सकता है, पॉलीहाइड्रामिनियोसिस विथ रैपिड डीकम्प्रेशन। पॉलीहाइड्रामिनियोसिस का बढ़ जाना सर, मात्रा क्या बढ़ जाना, यूट्रस में एम्नियोटिक फ्लूइड का सामान्य से अधिक हो जाना। उसके बाद ड्रग एब्यूजमेंट है, ड्रग्स वगैरह लेने की आदत है। बच्चे के अम्बिकल कॉर्ड का छोटा होना SPROM है, स्पॉन्टोस प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये भी होता है। EROM भी होता है। EROM को क्या कहते हैं, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, वो भी प्लेसेंटा प्रीविया में होता है।
एब्रूपिटियो एब्रूपिटियो प्लेसेंटा में क्या क्या हो सकता है? तो प्रीवियस में प्लेसेंटा प्रीविया रहा हो, मल्टी पैरिटी रही हो, एडवांस मैटरनल एज, माँ का मल्टीप्ल 35 वर्ष से अधिक उम्र होना, मल्टीपल प्रेगनेंसी एक से अधिक होना। गर्भावस्था होना। अब अब इसमें इसमें दूसरा जो है कारण जो है वो है ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग जो है ऑनसेट, हाउ एविडेंट और कलर, तीन पे निर्भर करता है। ऑनसेट का अर्थ है प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग जो है लगातार बढ़ती जाती है एवं लगातार जारी रहती है। प्लेसेंटा प्रीविया में हाउ एविडेंट तो है तो ऑलवेज एक्सटर्नल अर्थात योनि से होकर के बाहर होती है। और कलर जो है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। ये था प्लेसेंटा प्रीविया का, है ना। अब आते हैं एब्रूपिटियो पे। इसका जो ऑनसेट है अनिश्चित होती है, कभी जारी रह सकती है तो कभी अनुपस्थित भी हो सकती है ना। और एविडेंट का आप पढ़ेंगे तो ये एक्सटर्नल और कंसील्ड भी हो सकती है, निकल भी सकती है और अंदर में रुक भी सकता है। और इसकी जो ब्लीडिंग है वो डार्क होती है। डार्क बच्चे का पढ़ते हैं फेटल स्टेटस। तो एफएचएस जो है फेटल हार्ट साउंड यूजुअली प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा प्रीविया में, और इसमें जो है अनुपस्थित हो सकता है ना। इंगेजमेंट पढ़ेंगे तो प्लेसेंटा प्रीविया में एब्सेंट रहता है, और इसमें हो सकता है प्रेजेंट रहेगा। बच्चा जो एंगेज कर जाता है पेल्विक में आकर के। प्रेजेंटेशन जो है प्रायः प्लेसेंटा प्रीविया में मेल प्रेजेंटेशन उपस्थित होता है, और इसमें जो है एब्रूपिशियो प्लेसेंटा में या ब्लीडिंग में अप्रभावित रहती है। यूट्राइन कैरेक्टराइटिस पढ़ेंगे तो पेन, टेंडरनेस, स्ट्रेंथ और शेप। तो इसमें पेन जो है प्लेसेंटा प्रीविया में अनुपस्थित रहता है, टेंडरनेस अनुपस्थित रहता है, पेन्स अनुपस्थित रहता है, शेप जो है वो नॉर्मल रहता है प्लेसेंटा प्रीविया में। अब इसमें पढ़ेंगे तो इसमें सारा चीज मौजूद रहता है। सारा चीज मौजूद क्या? तो दर्द भी होगा, टेंडरनेस भी होगी, टेंस भी मौजूद रहेगा, शेप जो है बड़ा रहता है और बदला बदला सा रहता है। तो यूट्राइन फंडस हाइट जो है इसमें भी चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। डिलीवरी का प्रकार जो है प्लेसेंटा प्रीविया में वजाइनल डिलीवरी प्रायः नहीं की जाती है। प्लेसेंटा प्रीविया में वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल भी नहीं होता है और ज्यादातर नहीं भी कराते हैं। और इसमें है कंडीशन फेवरेबल हो तो यह की जा सकती है, वजाइनल डिलीवरी करवाई जा सकती है। वजाइनल एग्जामिनेशन प्लेसेंटा प्रीविया में कभी नहीं किया जाता है। प्री वजाइनल एग्जामिनेशन कब करते हैं? तो जब वो महिला ओटी में जाती हैं, डिलीवरी से पहले प्री वजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है उसमें प्लेसेंटा प्रीविया में ओटी में। लेकिन ऐसे जो नॉर्मली एग्जामिनेशन होता है तो उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते। और इसमें जो है प्लेसेंटा एब्रूपिटियो में वजाइनल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। हो गया ये खत्म। खत्म हो गया ये। किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में रक्तस्राव, ये खत्म हो गया। दूसरा पीडीएफ डाउनलोड है चैप्टर 22 आप लोगों का। कौन सा था? 22 अभी नहीं डाउनलोड है सर, कॉल ले रहे हैं। ये डाउनलोड कीजिए। हाँ सर, कौन सा है सर इसके बाद? इस पे लिखा है यार, देखो ना 22 को बता रहे हैं। बताते हैं कौन सा है। प्रेगनेंसी इंडक्ट हाइपरटेंशन। चैप्टर 22 है ना, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वही एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया वाला जो है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तस्राव, रक्तचाप, रक्तस्राव नहीं रक्तचाप। हो गया सर।
गया? हो गया? यस सर। सबका हो गया सबका हो गया डाउनलोड? डाउनलोड? हाँ सर हो गया। अपरजिता तुमको मिल गया? अपरजिता तुमको मिल गया? सरिता भी नहीं है क्या सर क्लास में? क्या? मिल गया तुमको? मिल गया तुमको? हाँ सर हम अपना सरिता तो है क्लास सरिता में, तो है वही क्लास में, वही होंगी। कहाँ है सरिता? कहाँ है सरिता? हाँ सर। हाँ यहीं पे सर। है यहीं पे है यहीं पे डाउनलोड डाउनलोड हुआ? जी सर। PDF डाउनलोड हो गया? PDF डाउनलोड हो गया? डाउनलोड है सर। हाँ? हाँ? हो गया सर, सबका हो गया। बताइए। हो गया तो चलिए पढ़ते क्या हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। गर्भावस्था के कारण होने वाले उच्च रक्तचाप को गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और PIH भी कहा जाता है। इसके मुख्यतः दो रूप होते हैं, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, जिनका विस्तृत वर्णन अभी आप पढ़ेंगे। अभी देखिए इसमें क्या कंडीशन होती है, लिखा हुआ है कि गर्भावस्था उच्च रक्तचाप जो है गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप है ना, तो गर्भावस्था के कारण होने वाला हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर हाई होना, हाई हो जाएगा। गर्भावस्था के कारण, देखा है ना? गर्भावस्था के कारण होने वाले उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? PIH कहते हैं। गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप कहते हैं। अब इसकी दो कंडीशन है बस, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। अब पढ़ते हैं प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया एक गर्भावस्था प्रेरित हाइपरटेंसिव स्थिति है जिसमें ब्लड प्रेशर जो है 140/90 mmHg से अधिक हो जाता है एवं प्रोटीनूरिया उपस्थित रहता है। प्रोटीनूरिया का अर्थ यूरिन में प्रोटीन होना, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित रहना। उपस्थित रहती है। अब इसका जो कारण है प्री एक्लेम्सिया का, प्री एक्लेम्सिया में सिंपली से आप देख लीजिए ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना। दूसरा है प्रोटीन, यूरिन में प्रोटीन मौजूद रहता है जिसको प्रोटीनूरिया कहते हैं। तीसरा है एडिमा के लक्षण, बॉडी में सूजन वगैरह मौजूद रहती है। कारण क्या है? रेनल ग्लोमेरुलर एंडोथेलियोसिस। हाँ? कारण क्या दिया है? रीनल ग्लोमेरुलर एंडोथेलियोसिस यस है सर। ना। यह प्री एक्लेम्सिया के उत्पन्न होने का विशेष कारण है। इसमें ग्लोमेरुल्स की कैपिलरी लूप की एंडोथेलियल सेल्स में सूजन आ जाती। ये रीनल से रिलेटेड है। ग्लोमेरुलर कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। और उसके एंडोथेलियल सेल्स में सूजन हो जाना, एक ये रीजन है। दूसरा है डिफ्यूज वैसोस्टेम्स एवं कैपिलरी वॉल एंडोथेलियल इंजरी, ग्लोमेरुलस का निर्माण करने वाली कैपिलरीज का सिकुड़ना एवं इनका भीतरी अस्तर बनने वाले इंडियन सेल की इंजरी हो जाना। आप देखो यहाँ पे फिगर 22.1 में दिया हुआ है। कैपिलरीज सामान्य अवस्था में कैसी होती है? वाहिनी संकोचन। अब इसमें इस कैपिलरीज का अंतर देखो और वाहिनी संकोचन जो होता है उस वाले में अंतर देखो। अंतर समझ में आ रहा है? सामान्य अवस्था में इसका सरफेस एरिया कितना है? ज्यादा है ना। आता है सर, इसका कम हो जा रहा है। अब इसमें संकुचित होकर के कम हो गया है। कम हो जाने के वजह से अब क्या होगा कि फ्लो रेट जो है ब्लड का वो हाई हो जाएगा।
ब्लड का फ्लो रेट क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, जिसके वजह से जो कहते जो हैं कहते हैं ब्लड का प्रेशर तेज, ब्लड प्रेशर हाई हो गया या फिर तेज हो गया, या फिर रक्तचाप बढ़ गया, उच्च रक्तचाप हो गया, उसका कंडीशन यही है ना। यस सर। यस सर। उसका उसका यस कंडीशन यही है कि कि उस रक्तचाप को बढ़ने का रीजन क्या हुआ कि यहाँ तक तो कैपिलरीज जो है वो सामान्य थी, है ना, नसें जो हैं वो यहाँ तक सामान्य थी। तो यहाँ पे सामान्य अवस्था में ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही अब इसके आगे भी जाने के लिए इसको इतना चौड़ा होना चाहिए, इतना चौड़ा इतना होता चौड़ा तो होता आगे भी तो सामान्य आगे गति भी से फ्लो सामान्य करता, गति से फ्लो करता, है ना। है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से कि ये यहाँ से ये कैपिलरीज कैपिलरीज पतली हो गई, पतली हो गई तो तो यहाँ पे ये दब गया, दबने के वजह से जो आने वाला खून का प्रेशर था वो प्रेशर के कारण यहाँ से ये तेज हो जाएगा, तेज हो जाएगा ना। अब इसमें जो जाने की गति थी इसकी ये बहुत तेज होगी, बहुत तेज गति से प्रवाहित होगी, जिसके वजह से ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बढ़ जाए। हाँ सर। हाई हो जाएगा ना। यस सर। प्री एक्रेमसिया को बढ़ावा देने वाले कारक निम्न है। सबसे पहला है नुल्लीपेरेटी। नुल्लीपेरेटी किसको कहते हैं, जो एक भी बार गर्भ धारण नहीं कर सकते। यह प्री एक्लेम्सिया के लिए मोस्ट कॉमन फैक्टर्स है, या एवं इसमें प्री एक्लेम्सिया की संभावना मल्टी पैरा की तुलना में 8 गुना अधिक होता है। दूसरा है टीनेज प्रेगनेंसी, यानी कि 20 वर्ष की आयु से पहले मां बन जाना। एडवांस एज है 30 के प्लस मां बनना, 34-35 में जाकर के मां बनना, तो ये भी एक कंडीशन है। मल्टीपल प्रेगनेंसी है, एक से अत्यधिक गर्भा गर्भ हाँ? एक से अधिक गर्भावस्था होना। हाइड्रेटिडी फॉर्म मोल है जिसको कि मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं, इसके वजह से भी हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटस है, कॉर्निक हाइपरटेंशन है, प्री एग्जिस्टिंग रेनल डिसऑर्डर है, पहले से किसी प्रकार की रेनल की बीमारी है, एनीमिया है, ओबेसिटी है, ओबेसिटी मोटापा को कहते हैं, एनीमिया खून की कमी, है ना। तो ये सब में से कुछ भी कंडीशन है तो भी हो सकता है। सबसे ज्यादा कंडीशन किसमें है, 8 गुना ज्यादा कंडीशन किसमें होती है, नुल्लीपेरेटी में, मल्टीपैरा की तुलना में नुल्लीपेरेटी में। चिकित्सीय लक्षण पढ़ेंगे तो प्री एक्लेम्सिया में उपस्थित रहने वाले लक्षण मुख्यतः ब्लड प्रेशर के लेवल पर निर्भर करता है। जैसे ब्लड प्रेशर का ये जो माइल्ड प्री एक्लेम्सिया है इसमें ब्लड प्रेशर का लेवल जो है 140/90 से अधिक होता है, परंतु 160/110 मिलीमीटर ऑफ Hg से कम होता है। अब देखो इसके ऊपर रहना और इसके नीचे रहना, है ना, 140/90 से ऊपर रहता है और 160/110 से नीचे रहता है। तो ये माइल्ड प्री एक्लेम्सिया में आता है। प्रोटीनूरिया जो है वो 300 mg से अधिक परंतु 5 mg 24 घंटे से कम रहता है। 24 घंटे में 5 mg से कम स्रावित होता है, निकलता है। तो एक ये भी कंडीशन है। उसके बाद है एडिमा, जो कि मुख्यतः फेस एवं अपर एक्सट्रीमिटीज पे प्रकट होता है। सूजन वगैरह रहती है, रक्त जो है वो गाढ़ा हो जाता है, होना, रक्त का गाढ़ा होना, अत्यधिक वजन बढ़ना, लंग्स में सूजन होना। ये कंडीशंस माइल्ड प्री एक्लेम्सिया में आपको देखने को लिए ये जो सर ये प्रोटीनूरिया में दिया है 300 मिलीग्राम से अधिक परंतु 5 मिलीग्राम से कम है। इसकी कैसे होना, मतलब 300 मिलीग्राम 300 mg से अधिक ये ब्लड का है, ठीक है। और यूरिन में जो रिलीज होता है वो 5 mg पर 20 आवर से कम रहता है। ये ब्लड का है 300 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम यूरिया। ये जो है ना ये यूरिन के द्वारा जो स्रावित होने वाला है बाहर की ओर वो है, और ये जो है टोटल है जो कि ब्लड में मौजूद रहता है।
सीवियर पढ़े, माइल्ड के बाद सीवियर पढ़े, एक माइल्ड के बाद कंडीशन है, एक दूसरी माइल्ड वाली कंडीशन है, सीवियर दूसरी वाली कंडीशन। सीवियर वाली कंडीशन। सीवियर में क्या है, सीवियर में क्या है, बीपी जो है बीपी जो है 160 बटे 160/110 से mmHg से अधिक होता है। अधिक अधिक होता अब है। उसमें क्या था अब कि उसमें क्या था कि 160/110 160/110 कम से था, कम था, कम है होता ना, है तो 140/90 से अधिक था 140/90 से और अधिक था, और 160/110 से 160/110 से कम था। कम था। कम था। अब इसमें अब प्रोटीन इसमें प्रोटीन यूरिया जो है 5 mg mg से पर 20 अधिक आवर रहता से है। अधिक रहता उसमें है। क्या था कि उसमें क्या था कि 5 mg 5 mg जो है वो वो कम निकलता है 5 mg से, लेकिन इसमें 5 mg लेकिन से इसमें 5 mg से अत्यधिक अत्यधिक 24 घंटा के अंदर में मूत्र के जरिए बाहर निकलता है। निकलता है। एडिमा जो है एडिमा जो है रहता है, सीवियर रहता है, पूरे बॉडी पे हो सकता है, सर दर्द रहेगा। ऑक्यूपेशनल कॉर्टेक्स को ब्लड सप्लाई कम होने से विजुअल डिस्टरबेंस हो सकता है। ऑक्यूपिटल कॉर्टेक्स, सॉरी ऑक्यूपेशनल विजुअल डिस्टरबेंस, जो कि सुने भी होंगे, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको धुंधला दिखाई देता है। ब्लड सप्लाई जो है उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से विजुअल डिस्टरबेंस होता है। पेट के ऊपरी भाग में पेट के ऊपरी भाग में दर्द होता है। लीवर में नेक्रोसिस होने की संभावना रहती है। प्लेसेंटा की संख्या प्लेटलेट की संख्या का घट जाना, पल्मोनरी एडिमा भी मौजूद रहता है। मूत्र की मात्रा कम होना, ओलिगोयूरिया कहते हैं, ओलिगोयूरिया कहते हैं, लेस देन 400 ml पर 20 आवर्स। ये भी एक कंडीशन, मात्रा बहुत कम स्रावित होती है। राइट हार्ट फेलियर का कारण हो सकता है साइनोसिस होना, रेटिना में ब्लीडिंग होना, रेटिनल हेमरेज भी हो सकता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, यूजीआर। हेल्प सिंड्रोम जो कि निम्न लक्षणों द्वारा चरितार्थ होता है, जिसमें कि हेमोलाइसिस मौजूद रहता है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम और लो प्लेटलेट काउंट। हेल्प सिंड्रोम कहते हैं। हेल्प का मतलब समझ में आ गया। एच से क्या है, हीमोलाइसिस। समझ में आता है हीमोलाइसिस। हीमोडायलिसिस और हीमोडायलाइसिस नहीं, हीमोलाइसिस। नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। दूसरा वाला हीमोलिसिस मतलब ब्लड क्या बोलते हैं, वाटर का, पानी का मात्रा ज्यादा होगा ना। लिसिस का मतलब क्या ही होता क्या बोल रही हो? नहीं सर, ये भी नहीं। बात तुम्हारा कट जा रहा है। तो ब्लड से हीमोलिसिस का अत्यधिक मात्रा में वाटर का, मतलब पानी जो प्लाज्मा होता है उसका निष्कासन हो जाना। प्लाज्मा का निष्कासन कैसे हो जाएगा? यहाँ पर लो प्लेटलेट काउंट है सबसे पहला। अब देखो हेल्प लिखा हुआ है, एच का अर्थ हो गया हेमोलाइसिस का ये। दूसरा है ईएल। ईएल का मतलब होता है एलिवेटेड लिवर एंजाइम, है ना। तीसरा है लो प्रोटीन यानी कि लो प्लेटलेट, ये हो गया एलपी। तो इसको हेल्प सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। हीमोलिसिस का अर्थ होता है हीमोग्लोबिन का क्या होना, टूटना। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा। समझ में आया ब्रेक डाउन? ब्रेक डाउन का अर्थ क्या होता है, टूटना। लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो टूटने लगती है, हीमोलिसिस। लीवर एंजाइम्स जो है वो बढ़े हुए रहते हैं। तीसरा है प्लेटलेट का काउंट जो है वो कम क्या रहेगा, कम रहेगा। साउंड नहीं आ रहा है तुम लोगों को? आ रहा है सर। आ रहा है। तुम लोगों का साउंड क्या है के लिए नहीं निकलता है? हाँ सर एक बार फिर से समझा दीजिए। किसको? किसको? हमको, हम नहीं। कौन सा वाला? कौन सा वाला?
ये वाला सर हीमोलाइसिस और इलेवेटेड लीवर एंजाइम और लो प्लेटलेट हिमोलिसिस का मतलब नहीं समझ में आया, बताए तो जो रेड ब्लड सेल्स जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका टूटना हिमोलिसिस कहलाता है। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, देखिए हो ना, रेड ब्लड सेल्स गोल गोल होते हैं, होते हैं ना, होते हैं ना गोल गोल। हाँ सर ये टूटने लगेंगी, टूट जाएंगी बीच में से, साइड में से, कहीं से भी, उसी को कहा जाता है हिमोलिसिस। हीमोलाइसिस। आ गया समझ में? हाँ सर आ गया। अगला है डीआईसी, जिसको डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन भी कहा जाता है। इसका अर्थ मालूम है? कोगुलेशन मतलब थक्का बनना होता है सर। इंट्रावेनस कोगुलेशन का अर्थ थक्का बनना। थक्का बनना। यह एक ऐसी स्थिति है जो रक्त के जमने और रक्तस्राव को रोकने की क्षमता को प्रभावित करती है। अब आपको पता होगा कि कहीं पे भी हाथ पैर कट फट जाता है तो वहां पे हमारे बॉडी में रक्त को रोकने और रक्त को का जमाने की कैपेसिटी है ना, जी सर। जिसको कोगुलेशन की प्रक्रिया कहते हैं, रक्त को थक्का करने की प्रक्रिया कही जाती है ना। तो अब ये जो होता है इस वाले कंडीशन पे डीआईसी में क्या होता है, इस क्षमता को डिसेमिनिएटेड कर देना, यानी कि प्रभावित कर देना, कम कर देना, या फिर रोक देना। रोक देना। अब देखो इसमें एक ही ये कंडीशन होगी कि आपका जब कहीं पे भी ब्लड हेमरेज होगा, निकलेगा, तो वहां पे ना वो थक्का जमाने में मदद करेगा, ना ही उसको रोकने में रोकने। मदद करेगा। यस। आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है, किसको किसको? आ रहा है सर। हमको आ हो रहा है जाती सर। है, आ हो रहा है जाती है बीच बीच में। नहीं सर। हमको तो लग रहा है तुम लोग सो जाती हो बीच बीच में, तभी आवाज का में दिक्कत हो जाता है ना, सुनाई नहीं देता है। चलिए आगे पढ़े। नींद ना आना इंसोमिया वाली कंडीशन है। उसके आगे क्या है? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं लक्षणों की उपस्थिति की जांच करना, यूरिन एग्जामिनेशन, लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी कहा जाता है, आरएफ केएफटी भी कहते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, या फिर आरएफटी को कहते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल बोल रही है तो एलएफटी है ना, लीवर लीवर तो फंक्शन टेस्ट। एलएफटी और लीवर फंक्शन आरएफटी है और केएफटी वो जो है वो अलग है। एलएफटी। वो भी करवाते हैं क्योंकि किडनी से भी रिलेटेड है। इस पे रीनल फंक्शन टेस्ट नहीं दिया है, करवाते हैं क्योंकि यहाँ पे इसमें नहीं दिया है सर। यूरिया की स्थिति देखनी पड़ती है, प्रोटीन यूरिया मौजूद रहता है ना। यूरिन टेस्ट केएफटी दे केएफटी नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, रेटिना वगैरह के हेमरेज को देखने के लिए, या फिर जो आंख में दिक्कतें आती हैं उसको देखने के लिए ब्लड एग्जामिनेशन। एंड एंटीनेटल फेटल मॉनिटरिंग भी की जाती है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवाते हैं और एक्सरे भी कर सकते हैं। डायग्नोसिस में इतने टेस्ट हैं, अब इसमें से जरूरत के हिसाब से जो लगता है वो करवाते हैं। बता दिए जाते हैं सर। उसके बाद है फेटल वेलबींग जांच के लिए किए जाने वाले परीक्षण, तो नॉन रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट एनएसटी, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट सीएसटी, बायोफिजिकल प्रोफाइल करा सकते हैं और कार्डियोटोग्राफी या फिर यानी कि ईपीजी ईटीसी वगैरह करा सकते हैं। तो इसमें आपको ये सारे टेस्ट में क्या देखने के लिए मिलेगा? बच्चा ठीक है कि नहीं, है ना। फेटल हादसे के लिए सर किया जाता है। फेटल वेलबींग बच्चे के लिए। सिटीजिकल पढ़े थे ना,
कार्डियो करोगे। जटिलताएं जो है कॉम्प्लिकेशंस इसमें जो होती हैं प्री एक्लेम्सिया का उचित उपचार नहीं करने पे निम्न जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि सबसे पहले माँ के उत्पन्न होने वाली जटिलताएं जो है, और ये इसमें भी 2 टाइप से होता है, शीघ्र उत्पन्न होने वाला एक्यूट और दूसरा कॉर्निक होगा, होता है। है ना। तो इसमें जो शीघ्र उत्पन्न होती है उसमें सबसे पहले आपको शॉक वाली कंडीशन, एक्लेम्सिया की कंडीशन, रक्त स्त्राव, न्यून मूत्रा ओलिगोयूरिया, जिसमें कि मूत्र की मात्रा सामान्य से 400 ml से कम होना 24 घंटे में, या फिर अमूत्रता की कंडीशन, मूत्र का होना आना ही नहीं, दृष्टि कमजोर होना, समय से पूर्व प्रसव होना, प्रीटर्म लेबर भी इसमें काउंट होता है। हेल्प सिंड्रोम जो है ये भी हो सकता है, पीपीएच भी हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज भी मौजूद हो सकता है। बच्चे के अंदर जो जटिलताएं हैं फेटल कॉम्प्लिकेशन, आईयूजीआर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, आईयूडी हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन डेथ भी हो सकता है, प्री मैच्योरिटी हो सकती है, और बच्चे के सांस में भी दिक्कत हो सकती है, एटेक्सिया की कंडीशन भी रह सकती है। वो तो एक्यूट वाला था, कॉर्निक वाला है देरी से प्रकट होने वाले जटिलताएं, लेट से जो दिखाई देते हैं, उसमें भी आपको शॉक वाली कंडीशन, सेप्सिस जो कि ब्लड में इंफेक्शन की मात्रा होना, पूरे जीवन हाइपरटेंशन रहना, रेसिड्यूल हाइपरटेंशन कहते हैं, रेसिड्यूल प्री एक्लेम्सिया भी रह सकता है पूरे जिंदगी भर, दीर्घकालिक किडनी रोग, कॉर्निक रेनल डिजीज भी हो सकता है। सर, हाँ, जो सेप्सिस होता है वो शुगर वाला पेशेंट को ज्यादा होता है। सबको जिसको भी किसी को भी हो सकता है सेप्सिस। ज्यादा होने की कंडीशन क्या है कि ब्लड में किसी भी चीज की मात्रा का ज्यादा, सेप्सिस में क्या है कि एंटीबायोटिक भी तुम थेरेपी देती हो ना, हाँ सर, तो उसकी वजह से भी सेकेंड ईयर में पढ़ी हो ना, एंटीबायोटिक थेरेपी से भी सेप्सिस होने की कंडीशन रह सकती है। हाँ, क्योंकि ना एक तो हमारी मौसी है, वो बाइक से गिर गई थी तो ब्रेन में चोट लग गया है, और वो ना उनका पूरा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, हो गया 5-6 दिन, लेकिन उनको अचानक सब हाई फीवर आ जा रहा है, बहुत हाई, और शुगर बढ़ जा रहा है, कह रहा है डॉक्टर की सेप्सिस हो गया है। इतना जल्दी कैसे हो जाता है? सेप्सिस हो गया है ब्लड में इन्फेक्ट, ब्लड में अब देखिए जो दवाइयां होती हैं उसके वजह से भी सेप्सिस होता है। एंटीबायोटिक थेरेपी जो कहते हैं देते हैं, तो उसमें भी बहुत ध्यान में रखते हुए एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जानी चाहिए। तो खून में ना केमिकल्स की मात्रा ज्यादा होती है, बॉडी उसके प्रति विपरीत काम करने लगता है, आपकी इम्यूनिटी जो है उसके विपरीत काम करने लगती है, जिसके वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होंगी। तो जिसको हो जाता है वो बचता नहीं है? बचता है, क्यों नहीं बचेगा। इलाज के उसमें सबसे पहले तो पेशेंट के कंडीशन पे है कि कौन से कैसी कंडीशन है, दूसरा है कि कहाँ इलाज कराते हैं। बाहर बनी यहाँ पर थोड़ी ना होगा, पूरा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है आपका। न्यूरो सर्जन से दिखवाए होंगे, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है तो वो हो सकता है दवाई वगैरह जो लिखे होंगे तो उसके वजह से भी हो जाता है, तो वो कर देंगे डॉक्टर लोग, अगर दिए होंगे उपचार इलाज तो उनको पता होगा कि कौन सा इलाज दिए हैं। सेप्सिस की कंडीशन उत्पन्न होती है तो उसके दौरान भी उनको इलाज पता होगा। मैनेजमेंट को ये कहिएगा उनको बीच में कि जो नॉर्मली जो होता है ना कि अब एक डॉक्टर से दिखवा रहे हैं, है ना, तो डॉक्टर जो इलाज करते हैं तो उनको पता रहता है कि हम क्या इलाज कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, फिर कहीं नए डॉक्टर के पास जाएंगे, नॉर्मली कहीं से भी दवाई वहीं पर वो है ना, अभी 5-6 दिन हुआ ही है। हाँ, तो वहाँ पे है तो वो ठीक हो जाएंगे। अब देखिए कंडीशन कैसे पेशेंट की बिगड़ जाती है कि आप जहाँ से इलाज करा रहे हैं आपको लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ठीक नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर्स, अगर आपके डॉक्टर्स की नज़र में अगर आप ठीक होने वाले नहीं रहेंगे तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या कहेंगे आपको, वहाँ से बोलेंगे कि कहीं अलग जा करके आप दिखवा लीजिए, है ना, रेफर कर देंगे, वो फिर वो सजेस्ट सजेस्ट कर देंगे कि रेफर नहीं बोलेंगे कि मतलब ये ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे, यही बोले हैं डॉक्टर, ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। हाँ, तो उनको और कोई कॉम्प्लिकेशन होगा। सेप्सिस की वजह से ऐसा नहीं होता है कि मर जाए इंसान। हाई फीवर हो जाए बहुत ज्यादा,
हाँ तो वो कोई अभी हाँ ब्रेन तो वो की बोल कोई रहे हैं अभी ब्रेन सर्जरी की हुई है बोल रहे तो हैं कोई सर्जरी हुई है उनका तो कोई डायग्नोसिस उनका क्या था डायग्नोसिस नहीं था, क्या था डॉक्टर नहीं उनको था, क्या फाइंड डॉक्टर किए उनको हैं, क्या वो उसके फाइंड ऊपर किए हैं, वो डिपेंड उसके ऊपर करता है ना। डिपेंड करता है ना। हाँ वो गिर गई थी बाइक से और उनको ब्रेन में चोट लग गया। हाँ तो वो हाँ तो फटा वटा कुछ भी नहीं था, ऐसे ही मतलब अंदर तक चोट लगे क्या अब जो शायद। भी हो जिस भी जो भी हो, कंडीशन जिस से भी लगा हो कंडीशन से तो लगा हो तो ब्रेन में हट चोट, ब्रेन में जाता तो चोट ठीक हो ब्रेन जाती, में इस तरह चोट ब्रेन में से चोट लगना बहुत बहुत सीवियर कंडीशन सीवियर होती है कंडीशन ना। होती है ना। अच्छा। हाँ चोट लगा ना तो फिर उसके बाद उनको होश ही नहीं आया, वैसे ही बेहोश बेहोश थे हो गई थी हफ्ता की क्या? उल्टी चक्कर उल्टी आने लगा, बेहोश ही थी, अब होश ही नहीं आ रहा था। पीछे लग गया होगा चोट इसके लिए ज्यादा। कहा के लिए जाता है कहा ना जाता कि है ना हेलमेट कि पहनने हेलमेट के लिए पहनने के लिए हाँ, सबसे ज़्यादा सब जो सबसे ज्यादा चलाता है वो देखिए ना देखिए पहनता है। बॉडी बॉडी में में बॉडी में अदर अदर ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बॉडी के अदर बॉडी के ऑर्गन अदर जितने ऑर्गन भी हैं जितने भी ब्रेन हैं को छोड़ ब्रेन को करके, छोड़ जितना करके भी जितना भी नाक, नाक मुंह, हाथ मुंह हाथ पैर पैर दांत दांत जो भी है, जो भी है, ये ये सब सब में में कोई दिक्कत भी आती है दिक्कत ना, आती इसको है ना, काट इसको करके भी काट हटा करके भी दिया हटा जाए, दिया जाए, निकाल निकाल करके करके भी भी हटा हटा दिया दिया जाए, जाए, तब तब भी पर आप भी अपने आप जीवन अपने को जीवन को चला चला सकते हैं। चला सकते सकते किस हैं। वजह से? किस वजह दिमाग से? के वजह दिमाग से। के वजह से। दिमाग अगर दिमाग सही अगर है सही है तो देखे तो होंगे देखे अंधे होंगे लोग भी अंधे जीते लोग हैं भी ना, जीते हैं ना, जिनको कुछ नहीं जिनको क्या? कुछ दिखाई नहीं देता दिखाई है। देता है। अभी हाल अभी फिलहाल हाल में हम फिलहाल में एक हम वीडियो एक देख रहे वीडियो थे देख रहे इंडियन थे, आइडल के इंडियन सेट आइडल पे के एक सेट अंधी पे एक लड़की अंधी आई थी। लड़की आई थी। वो बता रही थी हाँ वो अभी वो बता रही बता थी रही कि थी हम वो बता रही कुकिंग थी कि करते हम हैं, हम कुकिंग ट्रैवलिंग करते करते हैं, हैं, हम उसमें भी ट्रैवलिंग अकेले, करते हैं, उसमें भी कोई अकेले, साथ में नहीं कोई होता है। साथ में नहीं होता है। अकेले खाना अकेले बनाते खाना बहुत ही हैं, बनाते अच्छा अकेले हैं, घूमते अकेले हैं, घूमते अकेले अपना हैं, सारा अकेले काम अपना सारा करते काम हैं। करते हैं। वो वो सेट पे आई सेट थी, पे गाना आई वाना थी, गाई थी। गाना तो वाना गाई थी तो अब देखिए अब सबसे देखिए मेन चीज़ सबसे क्या मेन है, तो चीज क्या है कि ब्रेन आपका ठीक ब्रेन है तो आपका आप सब ठीक है कुछ तो कर आप सब सकते कुछ हैं। कर सकते हैं। सोचने समझने की सोचने शक्ति समझने होनी की चाहिए शक्ति ना होनी कुछ चाहिए भी ना। करने के लिए। पागल लोगों को देखे होंगे ना, मेंटली इल मेंटली को इल को साइक्राइट्रिक पेशेंट साइक्राइट्रिक कहा जाता पेशेंट है। कहा जाता है। देखे हैं ना, देखे हैं ना, हाँ रोड वगैरह रोड पे, बस वगैरह पे, स्टैंड, बस रेलवे स्टैंड, स्टेशन, ये रेलवे सब में दिख स्टेशन, ये जाते सब में हैं। दिख जाते हैं। उन लोगों के साथ उन क्या लोगों के कंडीशन साथ क्या होती है? कंडीशन होती है? सारा कुछ ठीक रहता है, हाथ पैर सब सारा कुछ ठीक कुछ ठीक रहता है, रहता लोग है, बोल हाथ भी देते पैर हैं सब कि कुछ कमा ठीक के रहता है, खाओ, लोग बोल भी देते हैं कि कमा के हाथ पैर खाओ। भगवान दिए हैं तो हाथ कमाते पैर क्यों नहीं भगवान हो, कह दिए हैं तो देते हैं ना। कमाते क्यों नहीं, कह देते हैं ना। यस। उनकी दिमागी स्थिति ठीक उनकी रहती तो वो दिमागी कमा के स्थिति खा ठीक लेते रहती ना। तो वो कमा के भीख खा मांगने की लेते उनको ना। नौबत क्या भीख थी? मांगने की उनको नौबत क्या थी? है ना, तो ये भी है ना, कंडीशन तो होती ये है भी कि आप कंडीशन होती है कि आप मेंटली रूप से मेंटली कैसे रूप हैं। से कैसे हैं। फिजिकली रूप से फिट फिजिकली होना, रूप से फिट अनफिट होना, होना वो अलग की अनफिट बात होना है। वो अलग की बात है। क्या होगा, क्या ज़्यादा से होगा? ज़्यादा पैर ज्यादा से ज्यादा कट के पैर हट कट सकता के है, हट सकता है। कॉम्प्लिकेशन होगी तो कॉम्प्लिकेशन हाथ होगी काट तो के हटा हाथ काट सकते के हैं, हटा सकते हैं। है ना, है आँख ना, निकाल आंख सकते हैं, निकाल सकते हैं, कान को काट के कान हटा को काट के सकते हैं। हटा सकते हैं। यही होगा ना। यही होगा ना। तो इसमें तो आप इसके इसमें बिना आप ज़िंदगी इसके को बिना व्यतीत जिंदगी को कर सकते व्यतीत हैं, कर लेकिन सकते ब्रेन हैं, में अगर लेकिन कुछ ब्रेन में होता अगर है तो कुछ होता है तो कुछ नहीं कर फिर फिजिकल फिर बॉडी फिजिकल आपकी किसी बॉडी काम आपकी की किसी नहीं है। काम की नहीं है। चलिए इसके चलिए मैनेजमेंट इसके को पढ़ मैनेजमेंट लेते को हैं, पढ़ लेते हैं, लेट हो जाएगा नहीं लेट हो तो। जाएगा नहीं तो। लंबा है क्या? लंबा है क्या? प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया। है अभी 4 अभी पेज का है 4 ना पेज इसका। का है ना इसका। क्या करना है, क्या पढ़ना करना है है? कि पढ़ना कल है पढ़ना कि है? कल पढ़ना है? कल पढ़ लेंगे। कल पढ़िएगा। कल पढ़िएगा।